हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद एना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे यहाँ पे 44 यानी चैप्टर की। ठीक है, 44वां चैप्टर है और यहाँ पे 44वें चैप्टर का क्या नाम है तो बौद्धिक विकास एवं वृद्धि। आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में क्या है, बौद्धिक विकास एवं वृद्धि करके चैप्टर है, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, साइंस के पार्ट को यानी जो शारीरिक विज्ञान है, रोगों से होने वाले क्वेश्चन है और इस तरह के जो साइंस से टच होते हुए बनते हैं होम साइंस में, आज हम उनको कवर कर लेंगे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। चलिए, आपको क्या करना है, अगर 4000 सीट है तो क्या हुआ, बट आपको 100 प्लस करके आना है तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम शूल यहाँ पे फ्लूज सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है या दिया गया है। तो याद रखिएगा रेमंड वी कैटल के द्वारा, बस एग्जाम में आता है कैटल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्रिस्टलाइज इस तरह आ जाता है, क्रिस्टलाइज बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो कैटल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर कैटल की बात की जाए तो कैटल महोदय ने दो तरह के फैक्टर बताए थे, यहाँ पे जीएफ और जीएस। जीएफ का क्या मतलब था, जो जी होता है वो क्या होता है, बुद्धि होती है, वृद्धि होती है यानी सामान्य बुद्धि होती है, और उनको दो भागों में इन्होंने विभाजित किया था। एक्स फैक्टर मतलब हो जाता है विशिष्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे जी का मतलब होता है यहाँ पे वृद्धि से, ठीक है, वृद्धि फैक्टर से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इनकी जो थ्योरी है, यानी हम यहाँ पे कैटल की और कई थ्योरियाँ और आएंगी, उनकी सारी थ्योरियों को आज हम देख लेंगे। काफ़ी काम है, देखते हैं कितना कवर हो पाता है आज। चलिए, अधगम का वक्र या ग्राफ द्वारा प्रकट करना है, तो अधगम को जब हम वक्र या ग्राफ के द्वारा प्रदत्त करते हैं, यानी वक्र बनाया, ग्राफ बनाया, इस तरह बनाया, किसी भी तरह से हम अधिगम को दिखाते हैं तो ये क्या क्या भी दिखा सकता है। तो अधिगम की उन्नति और गति को भी दिखाता है, इस तरह से ये दिखाता है। ठीक है, भूलने की गति को भी दिखाता है और स्मरण की गति को भी दिखाता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी तथा टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, ये पीडीएफ टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पर अवेलेबल रहेगी क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो जाती हैं ये परीक्षा की दृष्टि से। तो आप वीडियो के देखने के बाद या वीडियो लेक्चर लेने के बाद एक बार पीडीएफ से भी यदि आप रिवाइज हो जाया करेगा। देखिए, कोई भी अगर आपको चीज़ लंबे टाइम तक याद रखनी है तो उसको अपने साथ लंबे टाइम तक रखना होगा, तभी आप उसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी नोट्स लगे कि इम्पोर्टेंट है और याद रखना है तो उसे अपने साथ रखिए, तभी आप उसे लंबे टाइम तक याद रख सकेंगे। अब अपने साथ कैसे रखेंगे, हर समय लेके तो घूमेंगे नहीं। तो पहले आप वीडियो देखिए, देन उसके बाद कंटेंट पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, तो कभी भी क्या आप मृत्यु तक नहीं भूलेंगे। चलिए, ये 100% श्योर है। व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंडिविजुअल परीक्षण कौन सा है, तो आदमी बीटा क्या है, सामूहिक है। यहाँ पे एडरसन का बुद्धि परीक्षण ये भी सामूहिक है। आदमी बीटा परीक्षण, अल्फा और बीटा दोनों ही परीक्षण कैसे हैं, सामूहिक है। मगर व्यक्तिगत पूछे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वेसलर का वॉल्यूम परीक्षण, ये व्यक्तिगत परीक्षण है यानी इंडिविजुअल है। यहाँ पे देख ये आज की जो यूनिट है या कहेंगे आज का जो चैप्टर है 44वां, ये पूरा के पूरा आपका साइकोलॉजी में है। तो साइकोलॉजी के कुछ पार्ट हैं जिन्हें हमें देखना होगा, तो ये वाले चैप्टर हमसे कभी भी छूटेंगे नहीं। बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सी पद्धति हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, अक्षमता पूछ रहा है तो याद रखिएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे धारा प्रवाह रूप से इंग्लिश तथा हिंदी में बोलने की अक्षमता, क्योंकि अक्षमता पूछ रहा, क्षमता नहीं, याद रखिएगा। अंगीकार यानी एडॉप्टिव क्रियाशीलता की क्षति, और 18 वर्ष की आयु से पहले अभाव प्रकट होना चाहिए। तो इस तरह के ये क्या है, अक्षमताएं हैं। बच्चों में ज्ञानात्मक बढ़ाव की प्राप्ति के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन स्टूडेंट या कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूजीसी का भी होम साइंस या पेपर फिल कर रहे हैं, या यूजीसी का जो अभी निकला है एडवर्टाइजमेंट, या कहेंगे यूजीसी नेट में इस बार होम साइंस से अप्लाई कर रहे हैं, वो ऐसे कैंडिडेट या ऐसे विद्यार्थी आज इस कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे वीडियो के में।
चलिए, बच्चों में ज्ञानात्मक बढ़ाव की प्राप्ति के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी बच्चों में क्या होगा, ज्ञानात्मक बढ़ाव जो बढ़ाव है यहाँ पर की प्राप्ति का सही अनुक्रम क्या है, तो बढ़ाव कब होगा, तो याद रखिएगा वस्तु स्थायित्व के द्वारा हो जाएगा, कल्पनात्मक खेलों के द्वारा भी होता है बढ़ाव, और फिर उसमें हो जाता है लंबाई संरक्षण है और घोतक विचार है। तो इस तरह से ये सभी यूजीसी के क्वेश्चन हैं। समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित हो जाती है, तो याद रखेंगे औपचारिक परिचालन अवस्था में विकसित हो जाती है, क्योंकि समझदारी और तर्क शक्ति कब आएगी, जब थोड़े से वो मेच्योर हो जाएंगे, याद रखेंगे। शक्ति यानी यहाँ पे एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रण करते हैं, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी को, संपत्ति को, ज्ञान को और प्रवृत्ति को, सभी को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचाता है जब बालक की आयु होती है। तो यहाँ पे आयु कितनी होती है, तो यहाँ बालक की आयु कितनी होती है, तो 6 वर्ष होती है। तीव्र बुद्धि मानक का IQ होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा तीव्र बुद्धि बालक का या मानव का या ह्यूमन का, तो याद रखेंगे गर्ल्स हो बॉयज हो कुछ भी हो, बट तीव्र बुद्धि पूछा है तो 140 से एबव होगा, 140 प्लस होगा। ठीक है, 140 अगर प्लस का साइन है तो भी यही होगा। उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौन परिपक्वता कब आ जाती है, तो याद रखिएगा सामान्य समय से पूर्व आ जाती है, अगर बच्चा क्या है उच्चतर यानी जिसकी आयु 140 से प्लस है तो। चलिए, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है, तो यहाँ पे है अतिरिक्त से निश्चित की ओर। ठीक है, अतिरिक्त यानी उनके पास बहुत होता है बट वो एक निश्चित दायरे में चलते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है MA/CA गुणा 100। ठीक है, ये होता है यानी मानसिक आयु, शारीरिक आयु और आपका गुणा 100 कर देते हैं। यानी आपने किसी बच्चे को कोई टेस्ट दिया, इसको ऐसे समझिए कभी नहीं भूलोगे, आपने किसी बच्चे को एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में उसके जो मार्क्स आए, ठीक है, वो आपको रखने, प्लस उसके जो उसकी जो आयु थी उस टेस्ट को देने के टाइम पे वो आपको रखनी है, उसके बाद उनमें गुणा कर देना है, तो आपके क्या हो जाएगा, आपका बुद्धि लब्धि निकल आएगी। ठीक है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, वास्तविक आयु का मतलब हो गया बच्चा है 12 साल का। ठीक है, और उसने क्या करा, यहाँ पे उसने टेस्ट दिया और टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए 10, तो समझिएगा उसका बुद्धि लब्धि क्या है, सामान्य से नीचे है। आप कभी कभी इसे सॉल्व ना करें तो भी समझ जाएंगे, अगर यहीं पे उसके मार्क्स आ जाते क्या उसकी एज से अधिक, तो आपका बुद्धि लब्धि अधिक हो जाता। चलिए, एक एग्जाम्पल से आप इसे समझ लीजिए, जैसे वास्तविक आयु होती है उसकी रियल एज जो थी, तो सपोज उसकी रियल एज क्या है, यहाँ पे रियल एज 12 है, उसने अचीव कितना किया, अपनी एज का दोगुना, तो ये जीनियस बच्चा हो गया 24। ठीक है, गुणा 100, क्योंकि हमें 100 से ही गुणा करना होता है जब हम बुद्धि लब्धि की या किसी भी परसेंटेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे 12 12 दूनी 24, इस तरह से 2 बार कट गया, गुणा 200, तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि कितनी आ गई उसकी 200। तो आप अंदाज़ा करिए कि 140 पे क्या है, जीनियस बच्चा है, तो ये क्या हो गया, मोर जीनियस बच्चा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि उसकी शारीरिक जो एज है उससे अगर बहुत ज़्यादा बिलो में यानी नीचे जा रही है उसकी मानसिक आयु, तो समझ लीजिए कि वो सामान्य या फिर मंदबुद्धि बच्चा है, निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निम्नांकित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है, तो यहाँ पे जो ज्ञान की स्मृति है वो सबसे प्रभावशाली होती है, तो यह व्यवहारिक अनुभव द्वारा, तभी तो कहते हैं डूइंग बाय लर्निंग। NCF 2005 क्या कहता है, NCF 2005 कहता है कि बच्चे को हमें क्या करना है, डूइंग बाय लर्निंग यानी करके सिखाना है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि डॉट डॉट से अधिक होती है, तो यहाँ पे किससे अधिक, तो 130 से 140 होती है। सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से 140 अथवा इससे भी अधिक होती है, तो प्रतिभाशाली यानी यहाँ पे गिफ्टेड चाइल्ड कहे जाते हैं। बुद्धि मानक का स्वीकृत परीक्षण बनाने वाला प्रथम डॉट डॉट मनोवैज्ञानिक है, तो आप सबको पता होना चाहिए, तो वो कौन है, विनय है। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट या बुद्धि मानक का कॉन्सेप्ट दिया कि हमें किस तरह से बुद्धि को मेजर करना है।
फिर उसके बाद विनय और टर्मन ने इस पर काम किया, फिर अदर जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने काम किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ डॉट डॉट कम होता है, तो ये कितना कम होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे कितना है, 80 दे रखा है, तो कम होता है, तो 80 से कम होता है, इसलिए हम 70 नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर ये 80 नहीं होता तब फिर आप ये लगा देते। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो यहाँ पे है उपयुक्त सभी, बालक के विद्यालय पर, परिवार पर, उससे मिलने वाली सोसाइटी पर। बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्मन ने विकसित किया था। समीकरण का मतलब है जो हम बताते हैं कि 140 प्लस हो या 70 से बिलो जा रही है, यहाँ पे 80 से बिलो जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, जड़ बुद्धि, निम्न बुद्धि। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो वो टर्मन महोदय ने दिया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि का जो सूत्र है वो अभी हम कर ही चुके थे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यहाँ पे गार्डनर की बात करते हैं, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट दिया है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। भाषाई इसमें आ जाते हैं, नाटकीय इसमें आ जाते हैं, और देन उसके बाद आते हैं अंतर वैयक्तिक या पारस्परिक भी इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2। ज्ञान में बदलाव, अभिवृत्ति में बदलाव, विश्वास में बदलाव, कौशल में बदलाव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ज्ञान में बदलाव हो रहा है तो लोग क्या जानते हैं, इस तरह से हो जाएगा। अभिवृत्ति में बदलाव तो कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया है, और यहाँ पे देखेंगे विश्वास में बदलाव तो कार्य कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता है। और कौशल में बदलाव, तो यहाँ पे याद रखेंगे कौशल में बदलाव कब हो जाएगा, तो यहाँ पे कौशल में बदलाव की अगर बात की जाती है, इसी में हम मोंटेसरी को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसे यहाँ पे देख लेते हैं। ज्ञान में बदलाव, लोग क्या जानते हैं। अभिवृत्ति में बदलाव, कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रियाएं हैं। विश्वास में बदलाव, आत्मनिर्भरता है। कौशल में बदलाव, कार्य करता है। तो यहाँ पे देखते हैं समस्या के समाधान ज्ञान करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे है ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी और मैंने कहा कि इसकी सॉल्यूशन के स्टेप ढूंढिए कि हम इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी, जिसे मस्तिष्क उद्मेलन या उद्दीलन कहते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर इसको इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, इसने किसने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, तो एलेक्स ऑसबॉर्न ने दिया है। अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक नामक पुस्तक में क्या करा गया है, लोकप्रिय बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थी काल के दौरान याददाश्त योजना को संग्रहित तथा धारित करने के लिए तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे देख लेते हैं। दोहराना, और उसके बाद क्या है यहाँ पे व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, और देन इसके बाद विस्तार करना, यानी यहाँ पे है एलुब्रेशन करना। से द्वारा दिए गए मानसिक गतिविधि के लक्ष्यों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो जो से थे उन्हें देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मंच प्राप्त करना, अधिमानी चरण, जिम्मेदारी चरण, कार्यकारी चरण, और यहाँ पे पुनर्योजी चरण। तो इस तरह से जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डी, मंच को प्राप्त करना। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, अधिमानी चरण, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जिम्मेदारी चरण, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा फिर कार्यकारी चरण, और कार्यकारी के बाद आ जाएगा डी बचा पुनर्योजी चरण। WAISR यानी वॉइस आर के मौखिक उप परीक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं, तो कौन से शामिल हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे बोधन शामिल है, देन उसके बाद स्मृति अवधि शामिल है, और देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अंकगणित शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा।
मॉरिसिया द्वारा दिए गए पहचान स्तरों में शामिल है। तो कौन से पहचान स्तरों में शामिल है मॉरिसिया? तो मॉरिसिया द्वारा दिए गए पहचान स्तरों में शामिल है तो पहचान उपलब्धता यहाँ पे है, मोरेटोरियम, और पहचान प्रबंधित करना, और पहचान बिखराव था। ठीक है, पहचान उपलब्धता था, मोरेटोरियम था, पहचान प्रबंधित करना था, और पहचान बिखराव था। स्वधारणा के विकास को क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है स्व पहचान स्थापित करना, फिर देन उसके बाद सुनिश्चित स्वयं का विकास करना, फिर उसके बाद हो जाएगा स्वयं का कहानी के रूप में स्मरण करना, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपसी तुलना का प्रकट करना, और उसके बाद हो जाएगा स्वयं धारणा में अमूर्त वर्णन शामिल है। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्वयं पहचान स्थापित करना, सुनिश्चित स्वयं का विकास, स्वयं का कहानी के रूप में स्मरण था, आपसी तुलना प्रकट करना, और स्वयं धारणा में अमूर्त वर्णन शामिल होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूचीबद्ध और सूची सेकंड है यहाँ पे, और इन दोनों को आपस में मिलाना। अगर बात की जाएगी यहाँ पे तो देख लेते हैं यहाँ पे डिसलेक्सिया, ये क्या होता है? उच्चारण विकार होता है। उनसे जो है पॉलिथीन में ही बांध दे देते हो तो आप घर आके फिर किसी बर्तन में कर लेना, या बर्तन ले जाना तो उसमें ले जाना, कोई डिब्बा डिब्बी घर हो तो 2-2.5 ग्राम बस चाहिए। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा? उच्चारण विकास होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें धीरे सीखना कब हो जाएगा? जब 75 से 90 के बीच में IQ होगा उसका। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करना? बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखते हैं इसको। ठीक है, संवेदिक वाद्यता यानी उच्चारण विकार हो जाएगा, और धीरे सीखने वाला यानी 75 से 90 के बीच IQ होगा। बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चा क्या हो जाएगा? 130 अथवा इससे अधिक IQ। और डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में मुश्किल होना, और तंत्रिका पेशी विकलांगता यानी सेरिब्रल पल्सी या प्रमस्तिष्क अंगघात होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, जो कि आपके में यूनिट है या आपके में सिलेबस में है, किस रोग तथा उनके प्रकार। तो इस तरह से याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क अंगघात अगर पूछ लिया जाए तो आप उसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। तो ये इसको सेरेब्रल पल्सी भी बोलते हैं। ये क्या हो जाता है? तंत्रिका पेशी विकलांगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं तो किस पर होते हैं? तो स्मृति पर आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? तो याद रखिएगा, प्रयोगशाला है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा वहाँ पे। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है, तो ये कैसे संबंधित है? अतिरिक्त से, यानी वो कैसे अपना बौद्धिक विकास करते हैं? अतिरिक्त से निश्चित की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? तो किस प्रकार का नहीं है? तो याद रखिएगा, एक कारक सिद्धांत है, यहाँ पर थर्स्टन सिद्धांत है, प्रतिदर्श सिद्धांत है, आज हम करा देंगे इनको, और यहाँ पे बेस्चलर सिद्धांत, ये क्या है? ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है, तो 6 वर्ष की अवस्था में वो कल्पनाओं में खेल करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? तो स्टर्न ने कहा है। याद रखेंगे, इसे 3 बाउंड बनाओ। बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? बुद्धि, नई परिस्थितियों में समायोजन और स्टर्न। ठीक है, नई परिस्थितियों में समायोजन और स्टर्न किसकी परिभाषा है? तो यह है बुद्धि की।
बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो कौन सा तत्व है जो प्रभावित नहीं करता बुद्धि के विकास को? जबकि वंशानुक्रम, व्यवसाय और प्रजातीय भिन्नता ये सभी प्रभावित करती हैं, मगर धार्मिक मान्यताएं किसी भी प्रकार से बुद्धि को प्रभावित नहीं करती। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पे अल्फ्रेड बिने। एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह है अल्फ्रेड बिने। इन्होंने बुद्धि को क्या कहा है? एक तत्व या एक खंड कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे है 120 में। गिलफोर्ड का पूरा मॉडल कराएंगे, इसमें इस तरह से इन्होंने रखा है इनको, और इनको बांटा गया है। तो कितने हैं? तो 120 फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं बुद्धि के। इसके तीन आयाम होते हैं। वह इसके गिलफोर्ड के उसके बुद्धि वाले के संचालन, उत्पादन और विषय वस्तु, इन तीनों के ही उन्होंने क्या करे हैं? 120 भागों में इन तीनों को बांटा गया है। ठीक है, 40-40 का रखा गया है, तो इस तरह से यहाँ पे बांटा गया है। चलिए, तो ये आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगा, और आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों पर जाकर इस PDF को ले सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।